नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल AV 97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो NCERT 10th क्लास भारत और विश्व समकालीन भारत इसके बारे में जो NCERT का इस 10th क्लास का पहला जो लेसन है यूरोप राष्ट्रवाद, यूरोप में का उद्देश्य है, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज की सेशन को शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, क्या नाम था, फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 1848 में किस चित्रकार ने एक श्रृंखला बनाई थी? फ्रेडरिक सारियो ने। और इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। किनसे बना था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। हमारा एक पॉइंट है 1848 में कौन से एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और इसमें सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र चित्र 1 में बताया गया कि यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। किसका रूप प्रदान किया करते थे? महिला का रूप। और आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में और दूसरे मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरूपण संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियो के कल्पना दर्शन यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए थे और जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो जब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। इसमें जो हमारा जो पॉइंट बन सकते हैं कि 1848 में कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार। कौन था? फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक जो सारियो है वो कहाँ का था? एक फ्रांसीसी कलाकार था। कब की बात है? 1848 की। इसमें एक सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में क्या था कि एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसमें एक सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में क्या था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। कैसा था? जनतांत्रिक और सामाजिक। हमारा एक पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट है कि यूरोप में और अमेरिका के लोग दिखाए गए थे। सभी उम्र सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में थे। और इसमें एक पॉइंट हमारा कि जो निरूपित है सारे जमीन पर निरूपित संस्थानों की ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे। और सारी की जो सारी है कि कल्पना दर्शन यूटोपिया के दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए थे जिनकी पहचान किनसे होती थी? कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। जो संयुक्त राज्य और अमेरिका और स्विट्जरलैंड है जो क्या थे? एक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस है किसके रूप से पहचाना जा सकता है? क्रांतिकारी तिरंगे से। इसमें बताया कि जो निरंकुशवाद है वो क्या है? क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन। क्या जी? ऐसी सरकार या शासन। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। कि हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि निरंकुशवाद है वो क्या था? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। जो इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है कि शासन पे है कोई सत्ता है किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। और इतिहास में एक राजशाही है सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है। अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती थी। क्या थी? सैन्य बल पर क्या वो सरकार होती थी और जिसमें एक राजशाही सरकारों को राजशाही होता था और जिसपे किसी का कोई निरंकुश नहीं होता था। वो क्या थी? निरंकुशवाद। कल्पनादर्श है यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है
कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता था। उसे क्या कहते थे? यूटोपिया या कल्पना दर्श। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा, उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे थे। क्या है? काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। ये दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग आए तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। कि जब ये चित्र बनाया गया था, जो छवि बनाई गई थी, उस टाइम जर्मन लोग सब एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने हुए थे। जो झंडा वे थामे हुए थे वो कब की बात है? 1848 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। कौन कौन से देश थे जर्मन लोगों के बाद? कौन थे? ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही और लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग थे। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए थे। चित्रकार ने उनको इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान, कब की बात है जी? 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। किस सदी की बात है जी? 19वीं सदी में। और राष्ट्रवाद किससे है? एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर आया। कौन? राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर आया जो यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। किसके? यूरोप के। किसने? राजनीतिक और मानसिक जगत में। कब की बात है? 19वीं शताब्दी में एक परिवर्तन ला दिया। परिवर्तन के तहत यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय होता। यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर किस राज्य के रूप में उदय होता? राष्ट्र राज्य के उदय के रूप में। कब की बात है जी? 19वीं शताब्दी में। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधि और विचार विकसित हो रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास और या विरासत की भावना थी। कि संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। क्या अनरस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? जो अनरस्ट फ्रांसीसी दार्शनिक अनरस्ट रेनन ने 1882 में सोबोर्न विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया है कि एक राष्ट्र है किन के प्रयास से त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता। क्या होता? एक राष्ट्र। और शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने के ये सब जरूरी शर्तें हैं। अतः एक राष्ट्र बड़ी और व्यापक एकता है और इसका जो अस्तित्व है रोज होने वाले जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है बल्कि एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्र की गारंटी है और दुनिया में केवल एक कानून उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। कि कह रहा है कि अगर केवल कानून ही एक क्या है, दुनिया में केवल एक कानून हो तो क्या होता कि एक मालिक होता और स्वतंत्रता का क्या है, एक लोप हो जाता। ये बात इसमें बताई गई थी। और जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को में से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। कि जनमत संग्रह है एक प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव की स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। क्या हो? जनमत संग्रह है।
फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। राष्ट्रवाद की जो पहली जो अभिव्यक्ति है वो कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी जो क्रांति है वो कब हुई थी? 1789 में। 1789 में कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी की। और जैसे को आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। इस 1789 में फ्रांस में कौन सा राजा का आधिपत्य था? कौन सी सरकार थी? निरंकुश राज्य। निरंकुश राज्य होता था जिसमें किसी भी और सेना के बल है वो शासन होता था। और कब की बात है? 1789 में। 1789 में कौन सी क्रांति होती है? फ्रांसीसी। कौन सी होती है? फ्रांसीसी क्रांति। और कौन सा वंश है? निरंकुश वंश है वो, इसके द्वारा क्या है? शासन होता था। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। इससे क्या परिवर्तन हुए थे? राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए और उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों एक समूह में हस्तांतरित हो गई। कि क्या बदलाव हुए थे? राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे। क्रांति ने कौन सी? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। किसके द्वारा होगा? लोगों के द्वारा, और उसकी नीति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। कौन से थे? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था। कब है जी? फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1789 में। और इसमें क्या परिवर्तन हुए थे? राजनीतिक परिवर्तन आए थे। और उन्होंने क्या? एक सामाजिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है। और पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था। और एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। क्या चुना गया था? फ्रांसीसी झंडा, जिससे पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। कि फ्रांसीसी क्रांति में जो एक झंडा चुना गया था और राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली थी। और स्टेट जो जनरल है का चुनाव किसके द्वारा होता था? सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा। जो सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किसका चुनाव होता था? स्टेट जनरल का चुनाव। और उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया? जो स्टेट जो जनरल है इसका नाम क्या किया है? नेशनल असेंबली कर दिया। नेशनल जो असेंबली है, हमारा पॉइंट है एक कि नेशनल जो असेंबली है इसका नाम पहले क्या था? क्या नाम था असेंबली का? नेशनल जो असेंबली है, असेंबली का पहले नाम क्या था? स्टेट जनरल। और इसका चुनाव है स्टेट जो जनरल का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता? सक्रिय नागरिकों के द्वारा। और नई स्तुतियां रची गई, सत्य ली गई कि शहीदों का गुणगान हुआ और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। किसके नाम पर हुआ था? राष्ट्र के नाम पर हुआ था। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए कि सभी भूभाग पर रहने वाले जितने भी रहने वाले थे उनके लिए एक समान कानून बनाया जाए। और आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाए। क्या किया जाए? जो आयात हो रहा है वो जो निर्यात हो रहा है वो क्या है? फ्री किया जाए। क्या जो टैक्स होता था वो समाप्त कर दिया जाए। भार था नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का एक भाग्य है। क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की थी? कि फ्रांसीसी राष्ट्र एक यह भाग्य है और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। कि किनको? फ्रांसीसी क्रांति है जो फ्रांसीसी राष्ट्र का एक यह भाग्य है कि लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। किसको? यूरोप के लोगों को। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। कि फ्रांस है किनको? यूरोप के अन्य लोगों को किसमें? राष्ट्रों में
गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जब फ्रांसीसी क्रांति की बात है, फ्रांसीसी क्रांति है 1789 में होती है। इस क्रांति की बात जब यूरोप के शहरों तक पहुंची और जब छात्रों तक पहुंची तो किन क्लबों की स्थापना, जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे थे और उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए एक रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। जब 1789 की जो क्रांति होती है ये फ्रांस से होती है, फ्रांसीसी से होती है। ये बात यूरोप के स्टूडेंटों तक पहुंची, छात्रों तक पहुंची तो किस क्लब की स्थापना होती है? जैकोबिन क्लबों की स्थापना हुई और ये बात 1790 में किन देशों तक पहुंच गई थी? 1790 में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रीयवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वह उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की। किसने सुधार की? नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, जो ये क्षेत्र है किसके नियंत्रण में आया था? नेपोलियन के। तो उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया नेपोलियन ने, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तरंग संगत और कुशल बन सके। 1804 को नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1800 हमारा एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है एग्जाम के लिए। 1804 की नागरिक संहिता थी, जिसे आमतौर पर किस संहिता के नाम से जाना जाता है? 1804 की नागरिक संहिता है, जिसे आमतौर पर किससे? नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1804 की जो नागरिक संहिता है, जिसे आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कि जन्म पर आधारित है, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, उसे कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कि कानून के समक्ष वो बराबरी होगी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता कौन सी? 1804 की जो नागरिक संहिता है, जो नेपोलियन की संहिता है, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। किन क्षेत्रों में? फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र थे उनमें कौन सी संहिता? 1804 नेपोलियन संहिता लागू किया गया। इसमें कौन कौन से थे? डच जो गणतंत्र है, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, शांति व्यवस्था को खत्म कर दिया। शांति व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भूदास्तों और जमींदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आजादी चखी। उद्योगपति और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक, भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा में एक इलाकों से दूसरे इलाकों पर वस्तु और पूंजी की आगमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ कई शहर जैसे ब्रेसलेस, मेन, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। कि जब साफ होने लगा तो एक नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक प्रयत्नों से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। पहले तो इनमें दोस्ती होती है, फिर क्या है, ये दोस्ती दुश्मन में हो गई थी। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यही विराम करते हैं। परंतु एक जो चित्र है जो हम राइलैंड का डाक किया, यहाँ बताया कि नेपोलियन को 1813 में कौन सी लड़ाई लड़ के आता है? ये 1813 में नेपोलियन लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटता है। डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। और ये चित्र है जो यूक्रेन जर्मनी में स्वतंत्र के जो वृक्ष का रोपण है स्वतंत्रता का, इसमें दिखाया गया है कि जर्मन चित्रकार
जो कार्ल केस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विशेष फ्रेंच सेनाओं के द्वारा इस शहर में कब्जा है। जो जेव क्रेन है, नीली सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आज की सेशन को हम यही विराम करते हैं। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। कि कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के यूरोप में नक्शे को देखें तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्होंने आज हमें जर्मनी और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बंटे हुए थे। जो किसके रूप में बंटे हुए थे? राजशाहियों, डचियों और कैंटनों के रूप में बंटे हुए थे, जिनके शासकों में स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इलाकों के तरह तरह के लोग रहते थे, अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति की भागीदारी नहीं मानते थे। अक्सर वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य, उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूह को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और जो सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। कि कह रहा है कि टिरोल ऑस्ट्रिया है, सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ की कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलासिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। उन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर बड़ी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे जैसे उत्तरों में बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्निवला, स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोट, पूर्व की तरफ है ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचार कैसे उभरा? कुछ टर्म है। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? 1797 में नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई थी। नेपोलियन का इटली पर हमला 1797 कब हुआ था? 1797 में। 1814 और 1815 की बात है जी, कि नेपोलियन का पतन वियना शांति संधि। वियना शांति संधि कब है? 1814 और 15 कब है जी? 1814 और 15 की बात है। और यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब हुआ था? 1821। 1848 की बात है। फ्रांस में क्रांति है। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों को बगावत, मध्यम वर्ग, संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। और इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्य की मांग करते हैं। 1859 और 1870 इटली का एकीकरण। इटली का जो एकीकरण कब हुआ था? 1859 और 1870 में। बात करें 1866 और 1871 जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 1866-71 और इटली का एकीकरण 1859 और 1870। 1905 की बात है। हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग क्या है? सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक कुलीन वर्ग। जो सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का जो मालिक है कुलीन वर्ग, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक है कुलीन वर्ग यूरोप में महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक है कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग में सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वो ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्य के लिए उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे। कि जो कुलीन वर्ग क्या थे? कुलीन वर्ग जमीन का मालिक और कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे
प्रभुत्वशाली वर्ग था। एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग। क्षेत्रीय ब्याजों की आर पार व्याप्त थी। ग्रामीण इलाके में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक कौन थे? कुलीन वर्ग। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच के फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे कौन? कुलीन वर्ग। उनके परिवार अक्सर किनसे जुड़े थे? वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे कुलीन वर्ग के। मगर ये एक शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जमींदारों में बंटी थी, जिस पर बुदास खेती करते थे। जो यूरोप में भूमि विशाल है, पूर्वी और मध्य के बीच में बंटी थी, जिसे क्या कहते थे? कौन सी खेती कहते हैं? बुदास खेती कहते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण है कब शुरू हुआ था? जी 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ था। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्य कुछ हिस्से में ये 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण है 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में, फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति है, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों को समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में क्या मायने थे? उदारवादी है राष्ट्रवाद के बारे में क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के कह रहा है कि यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े थे। जो यूरोप में है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राष्ट्रीय एकता से संबंधित उदारवाद के करीब जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म जो शब्द है लतीन भाषा के मूल लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति की स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार करके मताधिकार के पक्ष में था। आप ये याद करेंगे कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मध्य ने चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों की था। कि जो क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी में पहला राजनीतिक प्रयोग था और मध्य ने चुनाव चुनने का जो अधिकार किसको था? संपत्तिवान पुरुषों को ही था। और संपत्तिहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। किसके टाइम है? जो पुरुषों को और महिलाओं को, जो वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था जैकोबिन शासन के दौरान। मगर नेपोलियन की संहिता पुनर्समिति मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्तिविहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते मध्यम वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषाई इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों और 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से एक छोटे प्रदेश में कितने राज्यों का एक महासंघ बना था? 39 राज्यों का। प्रत्येक अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। इन 39 राज्यों की क्या थी? अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग में न्यूरेमबर्ग में जाकर अपना माल बेचने वाला एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता। कितना परसेंट है शुल्क देना पड़ता? 5% जी। सीमा शुल्क अक्सर वस्तु को वजन का आकार के अनुसार लगाया जाता। किसके अनुसार लगाया जाता था? अक्सर वस्तु के वजन और आकार की। हर क्षेत्र को अपनी नापतोल व्यवस्था थी। हिसाब लगाने में समय लगता और मसलन कपड़े को नापने का, जो कपड़े को मापने का काम कौन करता था? कपड़े को नापने का पैमाने क्या कहते थे? एले। कपड़े जो को मापने का पैमाना क्या कहलाता? एले। और समय लगता था उससे। जो मसलन कपड़े नापने का पैमाना था, जो मसलन क्या था? कपड़े नापने का पैमाना एले था।
मसलन कपड़े को नापने का पैमाना क्या था? एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी। और एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था। एक कपड़ा एक फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता कितना मीटर था? 54.7 सेंटीमीटर। और मेज मेज कितना था? 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर। फायरबर्ग 53.5 सेंटीमीटर था। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहाँ वस्तु, लोग और पूंजी का आगमन आधारित हो। 1834 में पर्सा की पहल पर एक सुलभ संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया था। 1834 में किसकी पहल पर एक सुलभ संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया था? किसकी सुलभ पर? पर्सा की पहल पर। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। कौन से राज्य शामिल हो गए थे? जर्मन राज्य शामिल हुए थे। 1834 में पर्सा की एक पहल पर क्या शुल्क लगाया गया था? संघ जोलवेराइन, और जिसमें जर्मन राज्य स्थापित किया गया था। इस संघ में शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दी और पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया पनप रही है, और राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रीयवाद की लहर ने मजबूत बनाया था। क्या अर्थशास्त्री राष्ट्रीयवादी अर्थव्यवस्था की राष्ट्र शब्दावली में सोचने लगे, चर्चा करने लगे राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक विकास कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। जर्मनी के कौन थे? जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की क्या लिखा है? प्रोफेसर ने फ्रीडरिक लिस्ट 1834 में लिखा था कि जोलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना। कि किसका लक्ष्य था? कि जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में राष्ट्र के रूप में बांध देना। जोलवेराइन का राष्ट्र की आर्थिक हालत जितनी बहातर है कि उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उससे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था की राष्ट्रीय भावना के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया था। क्या है? 1815 में नेपोलियन की हार के बाद। किसकी हार के बाद? नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में लगभग। उसके बाद यूरोपीय सरकार किसकी भावना ले ली थी? रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी सरकार की भावना में प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते कि राज्य और समाज को स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजनीति, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहल के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए प्रयत्नों ने उन्हें यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजनीति जैसी पारंपरिक संस्था को मजबूत बनाने में सक्षम था और वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशीलता, अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, बुदास्तों की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकती है। 1815 में ब्रिटेन है, रूस है, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति के लिए जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। कि कौन सी शक्ति थी? ब्रिटेन था, रूस था, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। कि ये सभी कहाँ मिले थे? वियना में मिले थे। इस सम्मेलन में की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर, जो यूरोप में एक सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ड्यूक मेटरनिख कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की थी। वियना की संधि कब तैयार हुई थी? 1815 में। कब हुई थी जी? 1815 में। जिसका उद्देश्य क्या था? उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियन युद्धों के दौरान बदलाव को खत्म करने के लिए कौन सी संधि थी? वियना संधि की बात से थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसे नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि वो उसमें फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर के नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया था। उत्तर में कौन सा? नीदरलैंड का स्थापित किया था, जिसमें बेल्जियम शामिल और दक्षिण में पिटमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया था। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा था। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया, जबकि पर्सा को सेक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया था।
और इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्र की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी, जो आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्हें अपनी गतिविधियों को दबाना था, जो निरंकुश शासकों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों और किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति के जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते हैं। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था, जो थी प्रेस की आज़ादी। और क्रांतिकारी है 2.4, जो कल हम नेक्स्ट सेक्शन में हम अध्ययन करेंगे। आज के इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।